हेलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्रेस्को सीरीज का लेक्चर है अपना मोल कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझना जरा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होती है। एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। मोल कैलकुलेशन है सबसे पहला टॉपिक। अगर आपको मोल निकालना है, मोल कैसे निकालते हैं? वेट दिया हो, वॉल्यूम दिया हो एसटीपी पर, या मॉलिक्यूल दिए हो, ये तीन तरीके होते हैं, इससे मोल निकलता है। तो अगर आपको सपोज वेट दिया है, ध्यान से देखना जरा, अगर वेट दिया है, वेट से मोल पर जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से। एटम हुआ तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगर आपको मोल से वेट पर आना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट से। अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी हैं, कैपिटल एन जिसको बोल रहा हूं, जिसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, अगर ये दे रखा है मोल निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे? Na से। और अगर मोल दे रखे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? Na से। अवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 की पावर 23। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, अगर ये गिवन है, एसटीपी पर गिवन है क्या? वॉल्यूम, इससे मोल निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 22.4 से। और अगर मोल से वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 से। और ओवरऑल फॉर्मूला ऐसा बनेगा, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटम हुआ तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन डिवाइडेड बाय Na। इससे रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। वेट दिया जाएगा, मोल निकालना होगा, मॉलिक्यूल दिया जाएगा, मोल निकालना होगा, ये सारी चीजें, और ये आप आसानी से निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है ये। इसके मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन करा दूंगा एक दो। आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पर। किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अगर किसी एटम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एटम, किसी भी एटम का आपको निकालना होगा तो क्या करते हैं? एटॉमिक वेट ऑफ उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक वेट और इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इनटू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, जो भी आपको कंपाउंड दिया उसका मॉलिक्यूलर वेट, और इनटू करना पड़ेगा 100% के लिए। इसका क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं एक आपको। जैसे आपसे बोला गया है फाइंड परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन लाइमस्टोन CaCO3, इसमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कैल्शियम निकलेगा, CaCO3 में कैल्शियम का निकालना है तो एटॉमिक वेट 40 इंटू एक एटम है कैल्शियम का डिवाइडेड बाय 100, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज के लिए तो 40% आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। परसेंटेज कार्बन कैसे निकलेगा? 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये आ गया कितना? 12%। परसेंटेज ऑक्सीजन कैसे निकलेगा? 16 इंटू 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन के एटम है, डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो कितना आ गया ये? 48%। इस तरीके से अपन निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना डेंसिटी। डेंसिटी दो टाइप से हम डिफाइन करते हैं। डेंसिटी जो है, डेंसिटी को दो टाइप से हम डिफाइन करते हैं। एक है अपने पास क्या? एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, और एक होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, किस तरीके से फॉर्मूले हम बनाते हैं? दो केस हम बनाते हैं। केस 1 फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं? अगर इसके लिए मुझे लिखना है एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है, AD लिख रहा हूं मैं, जिसको हम DV लिखते हैं, तो ये होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मतलब जो आप बचपन से डेंसिटी पढ़ते हो वो यही वाली है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और ये यूजुअली इसका बाय डिफॉल्ट यूनिट ग्राम पर ml होता है, 1 ml और 1 cc बात बराबर है, तो कभी क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हो तो बात बराबर। दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये होता है 1 ग्राम पर ml। तो यहां पर सिर्फ डेंसिटी ही आपका आंसर आ जाएगा। बस क्या डिफरेंस है? जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है वहां ग्राम पर ml यूनिट होती है, और रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस है। यहां लिख देता हूं, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस, यूनिटलेस। और रिलेटिव डेंसिटी को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर कभी आपसे बोले कि डेंसिटी किसी सब्सटेंस की सपोज 1.5 ग्राम पर ml है, तो रिलेटिव डेंसिटी बताओ, तो सिर्फ 1.5 बोलोगे, यूनिट नहीं बोलोगे। ठीक है। दूसरा है केस 2 फॉर गैसेस, फॉर गैसेस। अगर गैस के लिए बात करें तो इसमें जो है पहला वाला, ठीक है, यहां पर नंबरिंग कर देते हैं, ये पहला और ये दूसरा। उसी तरीके से यहां एब्सोल्यूट डेंसिटी गैस के लिए निकलता है, जिसको अपन D लिखते हैं, और ये होता है PM/RT। PM/RT। P क्या है यहां पर?
प्रेशर जिसको आप किस में रखोगे, एटीएम में रखोगे, ठीक है। और एम क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट। आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट किस में रखोगे आप, 1/12 रखते हो अपन लीटर एटीएम में, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, है ना। और टेम्परेचर किस में रखते हो आप, केल्विन में। तो यहां से जो बाय डिफॉल्ट यूनिट इसकी निकल के आती है वो आती है ग्राम पर लीटर, ध्यान रखना, इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर आती है और इसकी ग्राम पर एमएल आती है। दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी, मतलब एक गैस की डेंसिटी दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में, तो रिलेटिव डेंसिटी आरडी इज इक्वल टू पहले गैस की डेंसिटी और दूसरे गैस की डेंसिटी का रेशियो, का मतलब है मॉलिक्यूलर मास का रेशियो। क्यों, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर हम मेजर करते हैं ये, तो एट कांस्टेंट पी एंड टी मैं क्या बोलूंगा, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो दोनों गैस का मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो ले लो। अब यहां पे एक डेंसिटी और आती है जिसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी, वीडी। अगर किसी गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लेना हो तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट m2 का रखना पड़ेगा 2, तो m/2 हो जाएगा वेपर डेंसिटी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन सपोज आपको दिया है, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ SO2, तो SO2 का वेपर डेंसिटी निकालना है तो क्या होगा, m/2, और मॉलिक्यूलर वेट SO2 का कितना होता है, 64/2 मतलब 32, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बस ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन अगर आया तो डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हो आप, ठीक है। नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है अपना एवरेज एटॉमिक वेट। ये आइसोटोप्स के मिक्सचर के लिए लगता है, और सिमिलर टॉपिक है मीन मोलर मास, ये गैसेस मिक्सचर के लिए लगता है, ठीक है। ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1, ऑफ आइसोटोप 1 इंटू एटॉमिक वेट 1 प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2, आइसोटोप 2 इंटू एटॉमिक वेट 2 और प्लस सो ऑन, इस तरीके से जितने भी आइसोटोप दिए, और डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, 100, बस ये लगाना है। मैं अप्लाई करके बता रहा हूं कैसे, देखो इसमें निकालना है आपको एवरेज एटॉमिक वेट। ध्यान से देखना जरा, परसेंटेज अबंडेंस आपको दे रखी है और आइसोटोप दे रखे हैं, तो परसेंटेज अबंडेंस कितना है 75 इंटू आइसोटोप का एटॉमिक वेट 35 प्लस यहां परसेंटेज अबंडेंस क्या है 25 और इंटू यहां क्या है 37 और डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको 100, ठीक है। इसको ऊपर को सॉल्व करोगे तो 3550 आएगा, ये डिवाइडेड बाय 100 तो आ गया 35.5, मतलब आप फॉर्मूला याद रखो तो इससे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है मीन मोलर मास। मीन मोलर मास आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है मीन मोलर मास इज इक्वल टू N1M1 प्लस N2M2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 एंड सो ऑन, मतलब N1 मोल हो गया, M हो गया मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये मोल है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ऊपर क्या किया हमने, वेट का सम कर दिया और डिवाइड क्या कर दिया टोटल मोल से, तो मोलर मास आ गया आपका। यहां अप्लाई करके देख लेते हैं, मीन मोलर मास, मीन मोलर मास ये जो निकलेगा ये कैसे निकलेगा आपका, इज इक्वल टू, आप क्या करो, मोल परसेंट है ना, आप इसको परसेंट में ही रख दो, यहां जो मोल है ना परसेंट में रख दो, तो नीचे भी हम इन्हीं परसेंटेज को ऐड करके लिख देंगे। 16 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 प्लस 80 इंटू N2 का मॉलिक्यूलर वेट 28 प्लस 3 इंटू 44 CO2 का और प्लस 1 इंटू 64 किसका, SO2 का, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, इन सब मोल को ऐड कर दो, तो ये डिवाइड बाय 100, टोटल 100 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, फाइनल आंसर निकाल लेना, ठीक है। मैंने पुट करके आपको लिख दिया यहाँ पे, ठीक। तो क्या करोगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ और टोटल मोल से नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना जरा क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, ऐसा रिएजेंट या रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में, जो रिएक्शन को क्या करे, लिमिट करे, मतलब रिएक्शन को कब तक होने दे, जब तक वो रहे, वो खत्म मतलब रिएक्शन खत्म, ऐसा होता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, सपोज मेरे पास लिखा है 2SO2 प्लस O2 और बन रहा है 2SO3, सभी गैस हैं, ठीक। अब आपने ऐसा बोला कि इनिशियल मोल इसके 4 हैं और इनिशियल मोल इसके 6 हैं, मतलब 4 मोल SO2 6 मोल O2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये तो होगा इनिशियल मोल। मैं निकाल रहा हूं क्या, मोल्स रिएक्टेड, जो तरीका मैं बताऊंगा आपको वही लगाना है लिमिटिंग रिएजेंट में, और बहुत बेसिक सी डेफिनेशन या बहुत बारीक सी लाइन है किसमें, लिमिटिंग रिएजेंट या स्टोइकियोमेट्री वाले में, ठीक है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन जब करोगे ना तो आपको वहीं पर ही आप फंस जाते हो और आपको समझ में नहीं आता कैसे करें।
तो उसका बहुत शानदार तरीका आपको बता रहा हूं। क्या? लिमिटिंग रिएजेंट आपको तब लगाना है जब मुझे रिएक्टेंट में दोनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी हो, और स्टोइकियोमेट्री तब लगाना है जब एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी हो, जो कि अभी आगे सिखाने वाला हूं मैं आपको स्टोइकियोमेट्री। समझ रहे हो? तो लिमिटिंग रिएजेंट मैं क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब मुझे रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट हो सबके बारे में इंफॉर्मेशन, तो लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा। ध्यान से, मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालना है? मोल इनिशियल कितने थे? 4, डिवाइडेड बाय जो यहां पर कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, जो भी कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। 6 डिवाइडेड बाय, यहां कॉफिशिएंट 1 बोल सकता हूं तो 1। 4/2 कितना होता है? 2। 6/1 कितना होता है? 6। इन दोनों में से कौन सा छोटा? बताओ। 2 छोटा कि 6 बड़ा? दोनों बातें सही। इसका मतलब जो छोटा है वो उठा लिया, मतलब ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब SO2। तो हम लिखेंगे SO2 इज LR। तो SO2 क्या है? LR है, SO2 है ना, लिमिटिंग रिएजेंट। अब और आगे की बातें आपसे ऐसा पूछ लेंगे, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, या जो प्रोडक्ट बन रहा है कितने मोल बनेगा? ये 2 है, ये 6 है, 2 खत्म हो जाएगा, 6 में से कितना माइनस कर दो? 2, ठीक है, इस तरीके से। और 2 यहां जो छोटा है उसको वहां भेज दो, तो यहां भेज दिया। फिर सुन लो कैसे लिखना है, ये जो छोटा है वो खत्म, ठीक है, जो ज्यादा है उसमें से बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, और जो छोटा है उसको यहां लिख दो। अब सभी में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 2 1 2, तो फाइनल आंसर 0 4 4। ये आपका फाइनल आंसर है कि लिमिटिंग रिएजेंट SO2 है, 4 मोल O2 बचा और 4 मोल SO3 बना। समझ गए बात को? अब यही चीज यहां पे एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। क्या क्या दिया है? इनिशियल मोल कितने दिए हैं? 4। H2 के कितने हैं? ये तो N2 के 4 हैं, H2 के कितने हैं? 9। देखते जाना। मोल्स रिएक्टेड, मोल्स रिएक्टेड कितने? 4/1 9/3। कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है आपको, है ना। 4/1 9/3, ये कितना है? 4। ये कितना है? 3। जो छोटा है खत्म, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया और जो छोटा उसको वहां भेज दिया, खत्म हो गया काम। अब मल्टीप्लाई कर लो। क्या? इसमें 1 से, इसमें 3 से, इसमें 2 से, तो फाइनल कितना आया? ये 1। ये कितना आया? 0। ये कितना आया? 6। बस अब आंसर लिखेंगे। क्या? सबसे पहली बात LR लिख लो। क्या है? H2 is LR, पहली बात, ठीक है। अब आंसर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड 6, वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड 6 इंटू मॉलिकुलर वेट अमोनिया का 17, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड 6 इंटू Na अवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट STP, ठीक है, ये जो वॉल्यूम निकालेंगे STP पे 6 इंटू 22.4, ठीक है, एट STP लिख देना यहां पे। अगला बताओ, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट कितने बचे? 1, ठीक है, ये मोल्स आफ्टर रिएक्शन है। वेट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट 1 इंटू N2 का मॉलिकुलर वेट 28, मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट मोल इंटू Na, वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट 1 इंटू 22.4 एट STP। समझ गए? इस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आपको करना है। एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, मैंने तो सारी करवा दी आपको। अब मैं आपको बताता हूं स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन करके, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। नोट करो पहले से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टोइकियोमेट्री को समझ लो ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए, लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री में। ध्यान से देखना, स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन दी जानी चाहिए। जैसे हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती तो वो लिख रहा हूं मैं। सपोज मेरे पास दिया है CH4 प्लस O2, हाइड्रोकार्बन के कंबशन से क्या बनता है? CO2 प्लस H2O बनता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो ये गैस, ये गैस, ये गैस और ये लिक्विड होता है, लेकिन 100 डिग्री या उसके ऊपर दिया जाए टेम्परेचर तो ये भी गैस होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं क्या लेके चल रहा हूं, इसको गैस मान रहा हूं, इसको गैस, और ये क्या है अपने पास? लिक्विड है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। मैं स्टोइकियोमेट्री को कैसे पढ़ सकता हूं? मोल के टर्म में पढ़ सकता हूं, मैं इसको वेट के टर्म में पढ़ सकता हूं, मैं मॉलिक्यूल के टर्म में पढ़ सकता हूं, मैं वॉल्यूम एट STP के टर्म में। मेन चीज क्या, इक्वेशन पढ़ना आनी चाहिए। और स्टोइकियोमेट्री में क्या होगा, आपको एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, दूसरा पूछेंगे आपको। जैसे CH4 के बारे में दे देंगे, ये पूछ लेंगे, इसके बारे में दे देंगे, ये पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे। मतलब किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, दूसरा निकालना पड़ेगा यूनिटरी मेथड लगाकर। जबकि लिमिटिंग रिएजेंट में क्या था, मुझे रिएक्टेंट में दोनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होती तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट लगाता, एक के बारे में तो स्टोइकियोमेट्री लगाता। ये बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखना इसको।
चलो मैं मोल के टर्म में लिख रहा हूं, बताओ जरा यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, बैलेंस कर लो पहले तो, सबसे पहला काम बैलेंस, उसके बाद देखना कोएफिशिएंट। बैलेंस कैसे करते हो, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ये सीक्वेंस है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, यहां 2 कर दूं, और यहां ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो यहां 2 कर देता हूं, सही है। अब मैं लिख रहा हूं क्या, मोल। ध्यान से देखना जरा, इसका कितना कोएफिशिएंट है 1, तो मतलब 1 मोल, इसका कोएफिशिएंट 2 मतलब 2 मोल, इसका 1 मोल और इसका 2 मोल, मतलब 1 लीटर 1 मोल CH4, 1 मोल CH4 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर देगा, सही है। वेट के फॉर्म में लिखो, 1 इंटू 16 कर दूं भाई, मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 32, 1 इंटू 44 और 1 इंटू 18, इतना ग्राम क्या होगा, ये सारा प्रोड्यूस होगा, ये वाला, और ये रिएक्ट करेगा ग्राम में। मॉलिक्यूल क्या, मोल इंटू Na, 2 इंटू Na, 1 इंटू Na, इतने मॉलिक्यूल और 1 इंटू Na, इस तरीके से मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम एट एसटीपी, मोल इंटू क्या 22.4, मोल इंटू 22.4, मोल इंटू 22.4, और ये लिक्विड है तो इसको छोड़ दो क्योंकि गैस का होता है वॉल्यूम, अगर 100 डिग्री के ऊपर होता तो अपन इसको भी लिख लेते, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूं कैसे करना, ये तो अपन ने लिखना सीख लिया, क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लो कैसे। कैलकुलेट वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन व्हेन 1 मोल ऑफ CaCO3 इज स्ट्रांगली हीटेड। एक बार बताओ, CaCO3 को जब आप हीट कराते हो तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2, ये गैस है उड़ जाएगी, और ये सॉलिड रेजिड्यू होता है, ये निकालना है आपको, ठीक है, और ये भी सॉलिड होता है CaCO3, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, बैलेंस है, बिल्कुल सही है। 1 मोल CaCO3 को हीट करोगे तो वेट ऑफ रेजिड्यू निकालना, मतलब आपको यहां मोल चाहिए और यहां वेट चाहिए, सही है। क्यों, मैं ये क्रॉस रिलेशन भी पढ़ सकता हूं, कैसे, मैं इसको बोल सकता हूं 1 मोल, इसको 2 इंटू 32, इसको क्या बोल सकता हूं 1 इंटू Na, और इसको 1 इंटू 18, ऐसे क्रॉस में पढ़ सकते हो आप कुछ भी, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, इसका 1 मोल रिएक्ट करके, इसका 1 मोल आपको क्या दे रहा है, इसका 1 मोल दे रहा है, सही है। इसके बारे में कुछ बोला नहीं तो मैं लिख भी नहीं रहा हूं, आपको वेट ऑफ रेजिड्यू निकालना और इसका मोल दिए। अब इसका मोल और इसका मोल मुझे पता चल गया, तो इसके मोल में मतलब 1 मोल में मुझे इसका वेट निकालना है, तो मोल इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट मतलब 56, तो 1 इंटू 56 मतलब 56 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से चलना है, समझ गए बात को। और क्वेश्चन करके बता रहा हूं, ध्यान से देखो जरा। पहले इसको मैं क्या करूं, कंबस्शन करा लूं, इसका C5H10 प्लस O2 क्या देगा आपको, CO2 प्लस H2O देगा, ठीक है। और O2 के बारे में पूछा है कि O2 का वॉल्यूम बताओ NTP या STP पर, और इसके मोल दिए हैं, तो इसका मोल दिया है, इसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब 1 to 1 रिलेशन चाहिए आपको। पहले बैलेंस कर लो, कार्बन यहां 5 यहां 5 कर दिए, 10 हाइड्रोजन हो गए तो यहां 5 कर दिए, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 5 15, तो यहां 15/2 कर दिया, सही है। अब ध्यान से देखना, इसके 1 मोल, इसके 1 मोल में इसके कितने मोल हैं, 15/2 मोल है। अब मुझे इसका वॉल्यूम कन्वर्ट करना है, इसको मोल में ही रखना, लेकिन कितने मोल, 2 मोल चाहिए, तो इसके 2 मोल में इसके मोल कितने हो जाएंगे, 15 मोल हो जाएंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 2 नीचे 2 कट जाएगा, तो इसके 2 मोल में इसका 15 मोल है, मतलब इसके 2 मोल में इसका कितना वॉल्यूम है, 15 इंटू 22.4 लीटर एट STP या NTP, बस ये आपका आंसर आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस 5 मोल ऑफ Fe2O3, मतलब इसके मोल चाहिए और ये पता है। ध्यान से देखना, मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसके 3 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो अगर इसके 5 मोल बने तो इसके कितने मोल यूज हुए, यूनिटरी मेथड उल्टे में, इसके 3 मोल में इसके 2 मोल, इसके 3/2 मोल में इसका 1 मोल, 2 से डिवाइड कर दिया, और इसके 5 मोल चाहिए, तो 3/2 इंटू 5 15/2 7.5 मोल आ जाएंगे, इसके कितने मोल में, 5 मोल में, मतलब ये 7.5 मोल। समझ गया बात को, इस तरीके से अप्लाई करना, यूनिटरी मेथड आपको लगाना है, ठीक। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, टेबल वाला क्वेश्चन होता है, परसेंटेज दिए जाते हैं, ये टेबल बिल्कुल याद कर लो, बिल्कुल ऐसा ही करना, हर क्वेश्चन ऐसे ही होना है, सिंपल सी बात है बस, है ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन रहेगा, एलिमेंट पता रहेंगे, एटॉमिक वेट लिखो जरा, इनका क्या है, कार्बन का 12 होता है, इसका 1 और इसका 16, अपन जानते ही है। परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट निकालो, मतलब एक तरीके से वेट अपॉन एटॉमिक वेट हो गया, तो ये आएगा आपका 3.3, ये क्या है 5 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया 5, ये आएगा आपका 54.4 डिवाइड बाय 16, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 3.3। अब इनमें से जो छोटा है उसको सब में डिवाइड कर दो, उससे जो छोटा है, तो 3.3 छोटा है, तो सिंपलेस्ट रेशियो आया 3.3 बाय 3.3 मतलब 1, 5 बाय 3.3 मतलब 1.5, और
3.3 बाय 3.3 मतलब कि 1। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट रेशियो आया, अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करो। यहां 1.5 है मतलब 3/2, तो इंटू 2 कर दो सब में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो 1 इंटू 2 हो गया आपका 2, 1.5 इंटू 2 हो गया आपका 3, और 1 इंटू 2 हो गया आपका 2। यहां से आपको क्या पता चलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू C2H3O2। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला होल n, और ये जो n आता है ये आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, इससे आप n निकाल लोगे। अब मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट दे रखा है 118 है, ठीक है, तो ये मुझे पता है, तो n यहां से क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट 118, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आप इससे निकाल लो, तो यहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट जो आएगा वो आएगा 12 इंटू 2 24 प्लस 1 इंटू 3 27 प्लस 16 इंटू 2 कितना 32 प्लस 27 59, ठीक है, तो ये हो गया आपका 59। तो 118 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट 59, इसको डिवाइड किया, ये कितना आ गया आपका 2 टाइम्स, तो n2 आ गया। अब उसको यहां पुट कर दो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला होल n मतलब 2 टाइम्स, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का 2 टाइम्स मतलब C4H6O4 इज द फाइनल आंसर। समझ गए बात को, हर क्वेश्चन एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का इसी टाइप से होना है, बस एक बार इसकी टेबल देख लो क्या होती है, ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर अपन चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर का, लिख लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। पहले अपन बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, फिर उनके बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या क्या है, नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, जैसे मान लो लिखा है x% वेट बाय वेट, ध्यान से समझना, x% वेट बाय वेट, तो इस टर्म को पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, x ग्राम सॉल्यूट is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो अगर मैं फॉर्मूला बना के लिखूं तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इस तरीके से अपन लिखते हैं, ठीक है। और कभी स्पेसिफाई नहीं हो सॉल्यूशन में, सिर्फ परसेंटेज लिखा हो तो हम उसको परसेंटेज वेट बाय वेट मानते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन H2SO4 या HNO3 के लिए परसेंटेज लिखा हो तो हम उसको वेट बाय वॉल्यूम मानते हैं, ठीक है। अगला देखना जरा, सेकंड नंबर पर है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कैसे लिखते हैं, x% वेट बाय वॉल्यूम अगर लिखा है तो हम लिखेंगे x ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है 100 ml सॉल्यूशन। तो मैं कैसे लिखूंगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, इस तरीके से। और कभी अगर आपसे टेम्परेचर डिपेंडेंसी पूछ लेंगे तो जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जिसमें वेट आता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। जैसे ये वाला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा वाला लिख रहा हूं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है x ml सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है 100 ml सॉल्यूशन, इस तरीके से। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब चाहे आप इसको लीटर रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेशियो है, आपको क्या है जो आपका बाय डिफॉल्ट यूनिट है ml, तो उसी में ही मैंने लिख दिया इसको। तो ये भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वॉल्यूम टर्म आ रहा है। फोर्थ नंबर पर है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मोलैरिटी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी कैपिटल M, तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या बनेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को B लिखूंगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को A+B भी लिख सकते हो आप, मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, मोलैरिटी का फॉर्मूला। क्योंकि हमेशा याद रखो आप, सॉल्यूशन जब भी बनता है तो उसमें सॉल्यूट को हम मिलाते हैं किसमें,
सॉल्वेंट में तो क्या बनता है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट को हम बी मानेंगे और सॉल्वेंट को ए मानेंगे और सॉल्यूशन अपना ए प्लस बी होगा, इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। अगला है फिफ्थ वाला। अच्छा ये वाला बताना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या, बिल्कुल है क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। मोलैलिटी, अगला है मोलैलिटी, मोलैलिटी का छोटा तोतला भाई, मोलैलिटी स्मॉल एम। तो मोलैलिटी स्मॉल एम क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इसको क्या बोलेंगे अपन, मोलैलिटी बोलेंगे। इस तरीके से टर्म होते हैं, ठीक है। अगला देखो सिक्स्थ वाला देखना जरा ध्यान से, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की अगर बात करूं तो इसको लिखते हैं अपन कैपिटल एन, और कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या है, कैपिटल एन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। तो मैं एक काम करता हूं, इसका रिलेशन लिख देता हूं मोलैरिटी के साथ, तो वो बहुत आसान रहता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर आप जानते हो एसिड बेस और सॉल्ट के लिए क्या होते हैं बताओ जरा। एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्नेस इन द सॉल्यूशन, बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस आयन फर्नेस इन द सॉल्यूशन, और सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, ये एन फैक्टर होता है, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर और भी लिखते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यूजुअली डिफाइन करते हैं ग्राम पर लीटर में, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ S इज इक्वल टू लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस तरीके से लिखेंगे अपन, ठीक है। अगला है 8th नंबर पर पीपीएम। पीपीएम को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। जब सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो उसके लिए हम पीपीएम टर्म यूज करते हैं। और पीपीएम क्या होता है, एक तरीके से पीपीएम आपका क्या है, वेट बाय वेट रिलेशन है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर क्या कर दो, यहां पर 6 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा पीपीएम। इसी तरीके से एक होता है पीपीवी, पार्ट्स पर बिलियन, इसको हम क्या लिखते हैं, पीपीवी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू क्या कर देंगे, 10 की पावर 9 कर देंगे इसमें पीपीवी में। अब मुझे एक बार बताओ कौन कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट, मोलैलिटी, ठीक, पीपीएम, पीपीबी, ये सब क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इनमें किसी में भी वॉल्यूम नहीं आता, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और इसके अलावा कौन कौन से बचे आप बताओ जरा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, ये क्या हो गए आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इस तरीके से ध्यान रखना कौन कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट और कौन कौन से इंडिपेंडेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए बात को। फटाफट से नोट करो। अब मैं इनके कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बीच में रिलेशन भी बता देता हूं आपको, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, लिख लो इसे। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिख रहे हैं अपन। तो सबसे पहला नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी, कैपिटल एम का क्या बनता है फॉर्मूला, ध्यान से देखना। मोलैरिटी एम इज इक्वल टू 10xd अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां आप x क्या रखोगे, सीधा सीधा परसेंटेज वेट बाय वेट, और d क्या रखोगे यहां पर डेंसिटी, और डेंसिटी किस में रखना है, जो क्वेश्चन में दी जाती है और यूजुअली ग्राम पर ml में दी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और MWB का मतलब क्या है, इसका मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये होता है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है सेकंड नंबर पे, यहां लिख रहा हूं, सेकंड है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन x। मोल फ्रैक्शन आप जानते हो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ऐसा। तो मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू होता है चाई बी अपॉन चाई ए, या x भी पढ़ते हैं कई लोग, इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ध्यान रखना यहां पर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट है, कभी कभी आपको डायरेक्ट सॉल्वेंट नहीं दिया जाएगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये क्या है, सॉल्वेंट वाटर, ठीक है, ध्यान रखना। तो x भी क्या हो गया यहां पर, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और x ए क्या हो गया, x ए हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और ये ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, ये होता है 1, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो,
अगर मुझे निकालना है x से तो ये आता है Na/Na प्लस NB से, और अगर निकालना है XB तो 1 माइनस एक्स से लिख दो, या फिर NB/Na प्लस NB, इस तरीके से, ठीक। और MWA क्या है? MWA है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मैं आपको अभी क्वेश्चन करके भी बताऊंगा। तीसरा है रिलेशन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M, मतलब मोलैलिटी और मोलैरिटी का। तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डी अपॉन 1 प्लस स्मॉल m मोलैलिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इस तरीके से अपन लगाएंगे। चौथा रिलेशन है स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ जो कौन सी लेते थे अपन, ग्राम पर लीटर वाली, एंड मोलैरिटी कैपिटल M, इसका रिलेशन क्या होता है? अगर स्ट्रेंथ लिखना है ग्राम पर लीटर में तो ये होता है कैपिटल M इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो क्या आता है आपका? स्ट्रेंथ आता है। इस तरीके से रिलेशन होते हैं, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं कि अगर आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया जाए, दूसरा निकालना हो तो कैसे निकालना है। इसको नोट कर लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लो किस तरीके से अप्लाई करना है। डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड दे रखी 1.2 ग्राम पर ml। आपको परसेंटेज वेट बाय वेट, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहला काम मोलैरिटी, पहला फॉर्मूला लगा रहा हूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xd डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब आपको यहां से क्या करना है, परसेंटेज वेट बाय वेट, इसी को हम पूरे को क्या मान लेते हैं, x, ये निकालना है। तो मोलैरिटी कितनी दी है 2, 10x निकालना है, डेंसिटी कितनी दी है 1.2, और मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, CH3COH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। तो ये आ गया 60। अपन एक काम करते हैं, 1.2 इंटू 10 कितना हो गया 12, ठीक है। 1.2 इंटू 10 12, और 12 5 कितना हो गया 60, और 5 इंटू तो 10, तो x क्या आ गया 10। इसका मतलब 10% वेट बाय वेट एसिटिक एसिड है, ठीक है। समझ गया बात को, बहुत आसान है। दूसरा देखो सेकंड, मोलैलिटी कैसे निकालोगे, कैपिटल M इज इक्वल टू MD अपॉन 1 प्लस M इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप 1000। मोलैलिटी कितनी है 2, मोलैलिटी निकालना है, डेंसिटी है 1.2, तो 1 प्लस M इंटू 60 डिवाइडेड बाय क्या 1000। यहां से आप क्या करोगे, मोलैलिटी फाइंड कर लेना सॉल्व करके, और मोलैलिटी आ जाएगी तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। मोलैलिटी इज इक्वल टू एक्स बी निकालना है मुझे, नीचे x से होता है जिसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स बी, सही ना, एक्स बी बाय एक्स से होता है, एक्स से को 1 माइनस एक्स बी इंटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है, यहां पर कुछ नहीं लिखा, तो हम सॉल्यूशन क्या लेके चलेंगे, एक्वा सॉल्यूशन मान के चलेंगे, मतलब सॉल्वेंट वाटर है। मोलैलिटी यहां से निकाल ली, तो यहां से आप निकालोगे तो आपका एक्स बी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, 6.022 into 10^22 molecules of a compound X has mass 10 gram. What is the molarity of solution containing 5 gram of X in 2 liter solution? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना जरा। मुझे मॉलिक्यूल दिया है, वेट दिया है। अगर मॉलिक्यूल दिया है तो मोल निकालना है। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था फॉर्मूले वाई मैप वाले, वो याद रखोगे तो यहां उसका एप्लीकेशन आ जाएगा। तो अगर आपको मॉलिक्यूल दिए हैं, मोल निकालना है, तो क्या करोगे आप, Na से डिवाइड कर दोगे 10 की पावर 23, और वेट दिया है तो मोल निकालने हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको काट दो, पूरा कट गया, यहाँ 10 आ गया, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x कितना आ गया आपका 100। अगर मॉलिक्यूलर वेट 100 आ गया, वेट 5 ग्राम है, तो मोल्स ऑफ x निकाल लो आप। मोल्स ऑफ x कितने आ गए, 5 डिवाइड बाय 100, समझ गए। अब आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन x क्या आएगी आपकी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2। तो ये आ गया कितना आपका, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -2। इस तरीके से समझ गए बात को, फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, मोलैरिटी डिफरेंट केसेस में पढ़ लेते हैं, अलग अलग केस होते हैं। जैसे पहला केस लिख रहा हूं मैं, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन मतलब मुझे एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें आप पानी मिला रहे हो, एक तरीके से ऐसा कर रहे हो, तो आप सॉल्यूट चेंज नहीं कर रहे हो, सॉल्यूट के मोल तो फिक्स रहेंगे। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा क्या, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यहां पर m1 क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन, और v1 क्या है, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन के पहले की बात है। और m2 क्या है,
मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, ये आपको निकालनी पड़ती है। और V क्या है, V2 क्या है, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, इस तरीके से। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखो, क्वेश्चन आया तो ये अप्लाई कर देना, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा केस है केस 2। केस 2 ये है कि ऑन मिक्सिंग मतलब आपको दो सॉल्यूशन दे रखे होंगे, दोनों एसिड हो सकते हैं या दोनों बेस हो सकते हैं, या एक एसिड एक बेस हो सकता है। तो हम ऐसा लिखते हैं, मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, जितने भी आपको सॉल्यूशन दिए हैं एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अगर मान लो मैं सिर्फ दो ले लेता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, M1V1 प्लस M2V2, अगर मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं। लेकिन अगर मान लो दोनों एसिड हैं तो प्लस लगाना, दोनों बेस हैं तो प्लस लगाना, अगर एक एसिड एक बेस तो माइनस लगाना और मॉड ले लेना। मतलब जब एसिड बेस होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा एसिड बेस में, नीचे मत लगा देना माइनस, वॉल्यूम तो ऐड होता है ना। बस आपको क्या करना है, अगर एक एसिड एक बेस हुआ तो माइनस लगा के मॉड ले लेना, काम हो जाएगा, ठीक। मतलब आंसर आपका आ जाएगा इससे। केस 3 है, थर्ड केस में क्या करना है, मोलैरिटी ऑफ आयंस। अगर आपको पर्टिकुलर आयन की मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी ऑफ आयंस कैसे निकलती है, मोलैरिटी ऑफ आयन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द आयन, जो भी आप आयन के निकाल रहे हो उसके मोल ले लो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी ऑफ आयन इस तरीके से निकलती है, ठीक है। टोटल आयन के मोल लेना है, वो ऊपर डिवाइड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर। एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं इन तीनों केसेस से रिलेटेड, मिक्सिंग का ही इंपॉर्टेंट है तो ये बता देता हूं। मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग, दोनों देखो जरा चेक करो क्या है, HCl भी एसिड है और उधर भी HCl एसिड है, दोनों एसिड है तो ऐड कर देना। अगर मान लो वो बेस होता तो बीच में माइनस लगा देते, तो 200 इंटू 1 इसके मिलीमोल आ गए, वॉल्यूम ml में रखा करो, ठीक है, प्लस 100 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 कितना हो गया 300। थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, इसको आंसर आ जाएगा 200 प्लस ये कितना हो गया 50 डिवाइड बाय 300, तो ये आ गया आपका कितना 250/300, ठीक है। 0 से 0 उड़ा दो और 5 से काट दो, 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को। तो आप बस फॉर्मूले ध्यान रखो, क्वेश्चन आया तो आप आराम से बना लोगे, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ लास्ट में डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो मैं बता देता हूं, मतलब सीधी सीधी चीजें हैं ये। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या होता है, अगर कभी लिखा है मान लो X वॉल्यूम H2O2, तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन होती है ना अपनी, H2O2 क्या देता है आपको, H2O प्लस O2 देता है। तो X वॉल्यूम H2O2 का मतलब ये है कि 1 लीटर H2O2 गिव्स X लीटर O2 एट STP, इसका मतलब ये है। अब आपको इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे इसके, क्या कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है 11.2 इंटू मोलैरिटी, पहला फॉर्मूला। दूसरा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू n/2 होता है। मतलब एक तरीके से नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, और H2SO2 का n फैक्टर कितना होता है 2, H2SO4 नहीं H2O2 का n फैक्टर कितना होता है 2, ठीक है। तो आप यहां पर इसको पुट कर सकते हो तो आंसर आप निकाल सकते हो। तीसरा, स्ट्रेंथ अगर निकालना है ग्राम पर लीटर में तो क्या होता है, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और चौथा, अगर आपको निकालना है स्ट्रेंथ मतलब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम चाहिए, स्ट्रेंथ में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है तो S डिवाइडेड बाय 10। ये चार फॉर्मूले ध्यान रखना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ मोलैरिटी का रिलेशन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ नॉर्मेलिटी का रिलेशन, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा यहां पर, है ना, ये ध्यान रखना आप B, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा S/10, ठीक है। अब देखो जरा परसेंटेज फ्री SO3, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ओलियम का सैंपल दिया जाता है जिसमें परसेंटेज 100 से ज्यादा होता है, तो परसेंटेज फ्री SO3 का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना। वैसे तो इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आया तो फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो। परसेंटेज फ्री SO3 होता है 80/18 इंटू y माइनस 100, और y क्या है, y है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम, 109%, 118%, इस टाइप से होता है ना। इसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल में एक परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन निकालते हैं, तो परसेंटेज अवेलेबल Cl2 ये होता है आपका 3.5, परसेंटेज में लिख रहा हूं सीधा, ठीक है। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम, और वेट आपको दिया जाएगा किसका, ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल का, तो ये वेट किसका है, ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल का, मोलैरिटी वॉल्यूम वगैरह दिया जाएगा, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। हार्डनेस अगर निकालना है तो ppm में क्या होती है,
तो हार्डनेस एक तरीके से क्या होता है, अपन वेट ऑफ CaCO3 निकालते हैं। तो हार्डनेस इज इक्वल टू वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ वाटर, टोटल मास ऑफ H2O, और इनटू क्या करते हो आप 10 की पावर 6। और इसमें कभी कभी आपको वॉल्यूम दिया जाएगा तो आप वॉल्यूम भी पुट कर सकते हो। क्यों? डेंसिटी क्या होती है वाटर की 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो डेंसिटी अगर 1 ग्राम है तो मैं ऐसा बोल 1 ग्राम पर ml है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 ग्राम वाटर को मैं 1 ml वाटर भी लिख सकता हूं यहां पर। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखना, बहुत ही रेयर चांस है, बहुत 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 रेयर चांस है, लेकिन एक बार बस फॉर्मूले देख लो आप। ये अगर आया क्वेश्चन तो बना देना। इसके पहले की जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई H2O2 तक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, सारे अच्छे से करके जाना। इनको अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मैंने एक बार फॉर्मूले बेस्ड चीजें बता दी है। ठीक है, अब फटाफट से नोट करो इसको। अब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं, प्रैक्टिस करवा देता हूं, लिख लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ 5.6 वॉल्यूम H2O2। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी निकाल लो, और मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट का हमें फॉर्मूला याद है, काम हो जाएगा। देखो मुझे बताओ जरा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, 11.2 इंटू एम होता है ना, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ 5.6 दे रखी है, 11.2 इंटू एम, और यहां से तुम्हारी मोलैरिटी एम आ जाएगी कितनी, 1/2। ठीक है, मोलैरिटी आ गई, परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, कैसे निकलेगा, मोलैरिटी एम इज इक्वल टू 10xd अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब H2O2। ठीक है, H2O2 का एक्वा सॉल्यूशन दिया है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दे रखी है, मोलैरिटी कितनी है, हाफ, 10 इंटू एक्स मुझे निकालना है, डेंसिटी 1 है और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 34 गिवन है क्वेश्चन में। एक्स निकाल लो, यहां से क्या आ जाएगा 1.7 आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 2 से ये 17 और 17/10 1.7, तो मैं लिखूंगा 1.7% वेट बाय वेट H2O2। इसका मतलब ये है, समझ गए बात, इस तरीके से अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखो, 20 ग्राम MgCO3 सैंपल। एक चीज समझना, कभी भी कंपाउंड के साथ आगे वर्ड यूज किया जाए सैंपल, तो इसका मतलब ये होता है कि MgCO3 प्लस उसमें कुछ इंप्योरिटी। ठीक है, जैसे सैंड के लिए वगैरह अपन मान सकते हैं अर्थ इंप्योरिटीज। तो क्या होगा, कभी भी सैंपल वर्ड यूज करें ना तो MgCO3 के साथ क्या है, इंप्योरिटी है। अब मुझे करना क्या है, 20 ग्राम ये सैंपल को मैंने हीट कराया तो क्या बना, CO2 और 8 ग्राम MgO बना। तो एक बार बताओ, इसमें से, इस सैंपल में से MgCO3 हीट होगा और क्या बनाएगा, ये MgO प्लस CO2 बनाएगा। सही है, अब मुझे एक बार बताओ, ये कितने ग्राम बना रहा है, 8 ग्राम। अब मैं यहां स्टोइकियोमेट्री लगा के इसका वेट निकालूंगा और परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला लगा दूंगा। परसेंटेज प्यूरिटी होता है वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल, सैंपल इंटू 100। ध्यान से समझना जरा, ये जो 20 ग्राम दिया है ना, ये 20 ग्राम MgCO3 नहीं है, ये 20 ग्राम MgCO3 प्लस इंप्यूरिटी है। इसका मतलब MgCO3 20 से कम आएगा, देखना आप। तो मैं इस रिएक्शन से निकाल रहा हूं MgCO3, कैसे, इसका टोटल वेट बता दो जरा। Mg होता है 24, कार्बन हो गया 12 और ये हो गया 48, 8 4 12 2 14 14 84। सही है, तो 84 ग्राम MgCO3 से मुझे MgO कितना मिल रहा है, 16 प्लस 24 40, है ना, 40 ग्राम मिल रहा है। ध्यान से देखना जरा, 84 ग्राम MgCO3 से 40 ग्राम MgO मिल रहा है। तो मुझे बताओ, अगर 8 ग्राम MgO चाहिए हो तो ये कितना होगा, 84/40 इंटू 8 कर दूं, मैं उल्टा लगा दूं यूनिटरी मेथड। सही है ना, इसके 40 ग्राम में ये 84 है, तो इसके 1 ग्राम में 84/40 और इसके 8 ग्राम में इंटू 8 कर दिया। ठीक है, 8 से कट गया कितना, 5 बार, मतलब 84/5 इतने ग्राम MgCO3 आया। यहां पुट कर रहा हूं मैं क्या, 84/5 और इंटू वेट ऑफ सैंपल 20 ग्राम और इंटू 100, तो 100 से ये नीचे पूरा कट गया, मतलब 84% प्यूरिटी आ गई। समझ गए बात को, फिर से एक बार सुन लो। कभी भी आपके सामने सैंपल लिखा हो तो सैंपल का मतलब कंपाउंड के साथ इंप्यूरिटी भी होती है। तो जब कभी भी क्वेश्चन करते हो तो स्टोइकियोमेट्री या लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से हम वेट ऑफ कंपाउंड निकालते हैं और ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये देखो, फाइंड XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। फॉर्मूला याद करो, मोलैलिटी इज इक्वल टू XB अपॉन XA इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा लिखेंगे। एक्वा सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट वाटर, 18 रख देना। XB मुझे निकालना है और ये हो जाएगा 1 माइनस XB और इंटू 1000 अपॉन 18 और मोलैलिटी कितनी है 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना होता है आपका 55.5 होता है। इसको यहां नीचे ले जाओ
तो 1/55.5 इज इक्वल टू XB अपॉन 1 माइनस XB। अब इसके बाद तो आप XB निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल लेना यहां से XB। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 98% H2SO4 बाय मास, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है, मतलब x गिवन है कितना 98 गिवन है आपको, ठीक है। x क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वेट। डेंसिटी d गिवन है कितनी 1.8 गिवन है। अब आपसे बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज, मतलब दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए एक साथ। अपन क्या करेंगे, पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म का रिलेशन लगा के मोलरिटी क्या होगी 10xd अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये लगा देंगे अपन, तो यहां से मोलरिटी आ जाएगी। फिर m1v1 इक्वल टू m2v2 लगा देंगे। देखो पहले मैं मोलरिटी निकाल रहा हूं, ठीक है, कितना है मोलरिटी, सॉल्व करेंगे 10 x कितना है 98 और इंटू 1.8 अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट 98 H2SO4 है, तो ये आ गया आपका 18। भाई 10 इंटू 1.8 कितना हो गया 18, ठीक है, ये क्या आ गया आपका मोलर 18 मोलर। अब m1v1 m2v2 कैसे लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, क्या कह रहे हैं वॉल्यूम निकालना है किसका, इधर का जो 18 मोलर है, तो m1v1 18 इंटू v1 इज रिक्वायर्ड टू मेक कितना 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर, 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर क्या H2SO4, तो हो गया आपका m1v1 इक्वल टू m2v2। तो v1 यहां से आपका क्या आ गया, ये 1/10 हो गया, तो v1 आ गया 1/180, ठीक है, ये लीटर में था तो ये किस में आ जाएगा लीटर में। इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ PbCl2 विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम PbO एंड 3.2 ग्राम HCl। तो एक काम करो आप मोल्स निकाल लो PbO के कितने आएंगे, ये आएंगे 6.5, PB का एटॉमिक वेट 208 होता है, 208 प्लस 16 कितना हो जाएगा 208 प्लस 16, 208 प्लस 16 सही ना, ऑक्सीजन का 16 होता है 4, 8 और 6 कितना हो गया 4, और ये हो जाएगा आपका यहां पर 224 है ना, 224 सही ना, 208 प्लस 16 सही है 224, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.029, ठीक है। और HCl का वेट कितना है, मोल कितने आएंगे 3.2 डिवाइड बाय 1 प्लस 35.5 36.5, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.087, ठीक है। तो इसके मोल कितने हैं इनिशियल मोल, आपको रिएक्टेंट में दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी, लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा क्या 0.029 और ये कितना है 0.087, लिमिटिंग रिएजेंट लगाओ जरा, मोल्स रिएक्टेड निकालेंगे, मोल्स रिएक्टेड कितने आएंगे 0.029 डिवाइडेड बाय 1 और ये 0.087 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो आएगा 0.029 और ये आएगा 0.0435। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये छोटा है तो ये उधर जाएगा, तो ये कितना बनेगा 0.029। बस, बाकी चीजों के बारे में पूछे ही नहीं, क्यों लिख रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको सिर्फ इसके बारे में पूछा है कि कितने मोल बनेंगे इसके, तो बोल दोगे 0.029। अगर ये बोल देते इसके कितने बनेंगे तो 0.029 इसके लिख देते, अगर ये बोल देते इसके कितने बचेंगे तो 0.0435 में से ये माइनस कर देते और सभी में कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते। समझ गए बात को, इस तरीके से। तो ये कहानी थी मोल कॉन्सेप्ट की। तो क्रैश कोर्स सीरीज के मैंने सारे आपको लेक्चर्स करवा दिए हैं। अब आप बोलोगे सर सरफेस केमिस्ट्री बचा है वो भी करवा दो, तो सरफेस केमिस्ट्री में सिंपल सी चीज है, एक एडजॉर्प्शन वाला पार्ट है और एक कोलॉइड, कैटालिसिस आप छोड़ देना, एडजॉर्प्शन और कोलॉइड वाला पार्ट करके जाना है। ये आप कहां से करोगे, प्लेलिस्ट में मैंने सरफेस केमिस्ट्री रेगुलर 12th में पढ़ा रखा है, एक लेक्चर में पूरा एडजॉर्प्शन है वो देख लेना पहला लेक्चर, और कोलॉइड का जो थर्ड लेक्चर है जिसमें लिया है कोलॉइड 3, उसमें प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, तो उसमें से आपको हार्डी-सुलजे रूल पढ़ना है, गोल्ड नंबर वगैरह पढ़ना है और प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बस इतना आप सरफेस केमिस्ट्री में करके चले जाना। क्रैश कोर्स सीरीज यहीं पर अपन खत्म करते हैं। बहुत सारे चैप्टर मैंने आपको कवर करा दिए, ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर हो गए हैं, एक दो चीजें बस रह गई हैं, तो वो आप रेगुलर लेक्चर से कर लेना, ठीक है। अब आपका काम क्या है, अब आप करोगे रिवीजन। रिवीजन में क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने जितने भी अपने पास 8-10 दिन बचे हैं वो, और थ्योरी रिवाइज करनी है। आप मेरे वीडियो लेक्चर देखते रहो भाई, टाइम टू टाइम आप रिवाइज करना है आपको, तो सबसे इजी तो यही है कि वीडियो लेक्चर देख लो, तो एक बार में ही सारा रिवीजन हो जाएगा, वन शॉट वीडियो सारे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, बढ़िया से एग्जाम दो, और एग्जाम देने के बाद थैंक यू बोलने जरूर आ जाना, ठीक है, फटाफट से थैंक यू बोल देना आप, नोट कर लो, फिर मिलते हैं, लिख लो।